पहले आपके प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। जी। उन पर कुछ आरोप लगे, आपकी पार्टी के हर नेता सफाई दे रहे हैं। आरोप लगे तो आपको ये नहीं लगता कि भई एक जाँच होनी चाहिए, उसके बाद सफाई देते भी अच्छे लगे अगर निर्दोष मिले तो? आप मानते हैं कि हरियाणा का किसान खुशहाल है फिलहाल? दिल्ली में चुनाव आ गया है तो ईवीएम की राजनीति गरमा गई है। जैसे हरियाणा में विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि लोक हारा है, तंत्र जीता है। वही कह रहे हैं दिल्ली में बोले आ तो रही है बीजेपी, लेकिन वो आ किस तरीके से रही है बोले वो पूरे देश को पता है। लास्ट में हिसार एयरपोर्ट के बारे में भी बता दीजिए, आखिर कब तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा? आपने कहा कि जहां हमारे विधायक नहीं है, विनेश फोगाट ने आरोप लगाया कि वो ऑफिसर के पास फोन करती है, उधर से सीएम साहब कर देते कि इनके काम मत करना। आपकी पार्टी के मंत्री कह रहे बोले हमें थोड़ी पावर दे दो, कम से कम ट्रांसफर की दे दो। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में तो बड़े बड़े मीडिया हाउस ने भी छापा है कि भाई पार्टी ने जो है एक किनारे लगा दिया उन्हें। नमस्कार, मैं अंकित, हरियाणवी लाइफ आप देख रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ हिसार जिले के बीजेपी के जिला अध्यक्ष अशोक सैनी जी है। सैनी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। स्वास्थ्य कैसा है? बहुत बढ़िया। मेरी तरफ से आपके चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम। और देश में बहुत ही खुशी का मौका, गणतंत्र दिवस भी आ रहा है, उसकी सभी को अग्रिम बधाई। बात करते हैं क्योंकि अलग अलग कई मुद्दे वायरल हो रहे हैं। फिलहाल सबसे पहले आपके प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। जी। उन पर कुछ आरोप लगे, आपकी पार्टी के हर नेता सफाई दे रहे हैं। आरोप लगे तो आपको ये नहीं लगता कि भाई एक जांच होनी चाहिए, उसके बाद सफाई देते भी अच्छे लगे अगर निर्दोष मिले तो? ठीक कहा अंकित जी आपने। कोई भी विषय जब असामाजिक विषय जब जनता के बीच में आता है या कोई घटता है या कोई विषय कोई कंप्लेन करता है तो संविधान के मुताबिक हमें उसकी कंप्लेन करनी होती है और उस कंप्लेन के आधार पर हमारी जो पुलिस है उस पर एफआईआर लॉन्च करती है और उसके बाद उसकी जांच होती है। तो मैं समझता हूँ कि विषय में अगर किसी ने इस विषय पर अपनी जानकारी दी थी या उसको कोई दिक्कत थी तो उन्होंने कंप्लेन की और उसकी जांच हो रही है। हिमाचल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, उसकी जांच प्रोसेस में। उसके बारे में मैं समझता हूँ कि मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी करूँगा ठीक नहीं रहेगा। पुलिस की जांच अपने स्तर पर चल रही है और जो भी दोषी, मैं समझता हूँ दोषी का तो कोई मतलब ही नहीं है, पूरा षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र है। दिल्ली चुनाव को देखते हुए विपक्ष का ने एक झूठा मुद्दा को उठाने का काम किया है और ये मैं समझता हूँ बहुत ही शर्मनाक बात है कि ऐसे पर्सनल मुद्दों पर जो विपक्ष अटैक करता है तो ये ठीक भी नहीं है और सामाजिक बुराई मैं समझता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर और झूठे मुद्दों पर आप पब्लिक के बीच में लेके आएंगे तो इससे गलत प्रचलन समाज में फैलेगा। यही मुद्दा थोड़े दिन पहले आपकी पार्टी के मंत्री लेके आए थे, वो भी एक कांग्रेस के विधायक के खिलाफ, लोहारू से। उसकी भी जांच चल रही होगी। तो आप कह रहे इस तरह पे जो है विपक्ष को टिप्पणी नहीं मैं कह रहा हूँ कि झूठों मुद्दों पर नहीं होना चाहिए। आप जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि आपने देखा भी होगा कि सोशल मीडिया पे जिस हमारी बहन ने वो शिकायत की उसकी एक सहेली ने मीडिया पे आके अपने बयान दर्ज करवाए कि ऐसा कोई काम नहीं हुआ, ऐसा कोई गलत काम वहाँ नहीं हुआ। तो उस पर संज्ञान लेते हुए मैंने आपको कहा कि ऐसे झूठे मुद्दों पर ये सामाजिक बुराई मुझे लगती है कि ऐसे झूठे मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में नहीं जाना चाहिए और इससे गलत प्रचलन हमारे समाज में फैलते हैं। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे किसान आंदोलन चल रहा है, काफी लंबा टाइम हो गया, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अंकित जी, जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा प्रदेश में किसान भाइयों का सदैव सम्मान होता है। हमारे किसान हमारे अन्नदाता हैं और पूरा देश किसान भाइयों को सम्मान देता है। भारतीय जनता पार्टी भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भी हमें समय समय पर हमारे किसान भाइयों के लिए जो उनके फेवर की योजनाएं हैं उनको लाते रहे हैं। किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री किसानों को लेके आए हैं। हमारे प्रदेश में जो हमारे किसान भाइयों का एक अहम मुद्दा है एमएसपी पर खरीद, तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश 24 फसलों पर
ऑलरेडी एमएसपी पर खरीद कर रही है। तो हरियाणा प्रदेश में तो ये मुद्दा बनता ही नहीं है, और ना ही हमारे हरियाणा के किसान भाई, मैं समझता हूँ, इस आंदोलन में शामिल है। ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है। और अगर किसान भाइयों को, पंजाब के किसान भाइयों को तकलीफ है, तो हरियाणा की तर्ज पर, हरियाणा की सरकार से प्रेरणा लेकर, हरियाणा के मुख्यमंत्री से प्रेरणा लेकर वो अपने प्रदेश में भी सभी फसलों पर एमएसपी किसानों को दें, तो कोई बात नहीं रह जाती। और हमारे जहाँ जहाँ पर हमारे अपने देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ हम मुख्यतः सभी अच्छी फसलें, जहाँ मुख्य फसलें उस प्रदेश की हैं, उनको एमएसपी पर खरीदने का काम कर रही हैं हमारी सरकारें। आप मानते कि हरियाणा का किसान खुशहाल है फिलहाल? नहीं, हम पुरजोर कोशिश प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस बारे में कर रहे हैं, और इसी को लेकर देश में जो कृषि कानून लेकर आए थे, तो किसान को की जो इनकम है उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। और धीरे धीरे उस पर बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, एफपीओ बनाकर किसानों को, छोटे छोटे किसानों के समूह बनाकर, और उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं सरकारें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही देश में सबसे पहले, हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही किसानों को, जो हमारे आड़ती भाई हैं, इनके चंगुल से निकालकर उनको क्रेडिट कार्ड, कृषि कार्ड देने का काम किया था। और अब भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे किसान भाइयों के लिए किसान सम्मान निधि जैसे महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं, वो किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं। दिल्ली में चुनाव आ गया है तो ईवीएम की राजनीति गर्मा गई है। जैसे हरियाणा में विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि लोक हारा है, तंत्र जीता है, वही कह रहे हैं दिल्ली में बोले आ तो रही है बीजेपी, लेकिन वो आ किस तरीके से रही है बोले वो पूरे देश को पता है। कांग्रेस का नकाब, झूठा नकाब जो उसने ओढ़ा हुआ है, जनता को बहकाकर, षड्यंत्र करके, वो हमेशा बहकाकर गरीब जनता को बहकाने का काम करती हैं। ऐसे ही दिल्ली के चुनाव में भी अब सभी विपक्षी पार्टियां समझ चुकी हैं कि इस बार दिल्ली में भी कमल खिलने जा रहा है। तो वो इन एडवांस जनता को बता देना चाहती हैं कि हम अपना षड्यंत्र फिर से रचेंगे। तो यही उनका मुद्दा है। मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि पिछले 10 सालों में कैसे उन सरकारों ने उनके साथ धोखा करके, उनसे झूठे वायदे करके उनके पानी को बेचने का काम किया, उनकी बिजली के लुभावने वादे करके उनको करोड़ों रुपए के बिल थमाने का काम किया। उनके सड़कों का, गलियों का बुरा हाल है। मेडिकल व्यवस्था के नाम पर जो हॉस्पिटल बनाए गए थे, उनमें पशु और पक्षी बैठकर अपना रैन बसेरा करते हैं। तो ऐसे बहुत से मुद्दे जिसको दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है, और दिल्ली की जनता भी चाहती है कि जिस कदर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी प्रदेश प्रगति की पथ पर हैं, इसी तर्ज पर दिल्ली भी देश की राजधानी होने के नाते तरक्की करे, और दिल्ली के लोगों को फ़ायदा मिले, दिल्ली के किसानों को फ़ायदा मिले, दिल्ली के गरीबों को फ़ायदा मिले। इसके लिए दिल्ली के लोग अब भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छा मैंडेट देकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। अच्छा, हिसार जिले से आप आते हैं। 2 विधानसभाओं की मैं बात करूंगा जहां आप चुनाव हारे हैं, और बड़े नेता वहां से चुनाव लड़ रहे थे जी, भव्य बिश्नोई। और दूसरी बात करूं मैं कैप्टन साहब की जी। उनके समर्थक आरोप लगाते हैं कि पार्टी जो है, आपकी पार्टी के बारे में जो मैं देसी भाषा में कहूँ, कांडा काटने में मशहूर है। आप पार्टी कोई भी बड़ा होता हुआ नजर आता ना, उसे वहीं रोक देते हैं। कहते पार्टी ने दिल से साथ नहीं दिया, वरना ये दोनों जीतते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे नारनौल के हमारे जो विधायक रहे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, वो, उनका पार्टी में बहुत सम्मान है, और हमेशा पार्टी उनको अग्रिम पंक्ति में खड़ा करते हैं। उनका बहुत बड़ा कद है। और ये जो बेतुकी बातें हैं, मैं इसमें समझता हूँ कोई तथ्य नहीं है। ये
पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी है, संगठन उनके साथ खड़ा है। और अगर ऐसा आप समझते हैं, जो लोग मिथ्या बातें करते हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको समझना चाहिए कि टिकट देकर, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल देकर संगठन उनको चुनाव लड़ने के लिए भेजता है, और कमल का फूल को जिता कर लाना अपने आप में एक महत्वपूर्ण काम होता है कि कमल का फूल जो जिता कर लाएगा उसी से प्रदेश की सरकार बनती है। तो ये मिथ्या बातें मैं समझता हूँ इन बातों का कोई आधार नहीं है। तो आधारहीन बातें करने का मैं समझता हूँ कोई औचित्य नहीं है। ऐसे आधारहीन बातें, जिन लोगों का आधार नहीं होता वही करते हैं। हमारे सामान्य नेता हैं माननीय कुलदीप जी भी, भव्य जी भी। और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब उपचुनाव हुए तो पूरा प्रदेश का संगठन और प्रदेश के कार्यकर्ता आदमपुर में हमारे पूर्व में विधायक रहे भव्य जी को जिताने के लिए पुरजोर मेहनत की, कड़ी मेहनत उन्होंने आदमपुर में की थी। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में तो बड़े बड़े मीडिया हाउस ने भी छापा है कि भाई पार्टी ने जो है एक किनारे लगा दिया उन्हें। नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है, जो लोग ये बातें कर रहे हैं, आधारहीन बातें करते हैं, उनको अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस कदर खड़ा है। अभी हमारा संगठन पर्व चल रहा है। संगठन पर्व के नाते से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपने पन्ना प्रमुख से लेकर, और अब हमारी पारी हमारे मंडल अध्यक्ष बनाने की तरफ बढ़ रही है। हिसार जिले में भी इसी तरह से सभी कार्यकर्ताओं ने सभी बूथों पर पन्ना प्रमुख हमारे सक्रिय कार्यकर्ता बनाए, और सक्रिय कार्यकर्ताओं को दायित्व देते हुए बूथों पर बूथ अध्यक्ष बनाए, BLA 2 बनाए, हमारे बूथ के पालक बनाए। और इसी कड़ी में कल ही हमने हिसार जिले के 15 नए मंडल अध्यक्षों का चुनाव करवाया। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे 15 नए मंडल अध्यक्षों को चुना, और आने वाले 3 साल के लिए हमारे नए मंडल अध्यक्ष हमारे सभी मंडलों में रहकर पार्टी को मजबूत करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन यही विपक्ष के पास जिला अध्यक्ष नहीं, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं, और मैं कहूं कि अगर प्रदेश अध्यक्ष भी है तो एक टांग उधर है, एक टांग उधर है, आधा हिस्सा शरीर का उधर है, आधा हिस्सा उनका शरीर का उधर है। तो वो ये बातें जो करते हैं वो आधारहीन लोग ही बातें कर रहे हैं, जिनका अपना कोई वर्चस्व नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, जिसका संगठन पूरे विश्व में विश्व विख्यात है, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी होने का जिसे सौभाग्य प्राप्त है, उस पार्टी के बारे में चिटाकटी आधारहीन लोग ही करेंगे। आपकी पार्टी के मंत्री कह रहे बोले हमें थोड़ी पावर दे दो, कम से कम ट्रांसफर की दे दो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई, और पार्टी की सरकार आते ही हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के जनमानस के लिए एक नीति निर्धारित की, जो नीति पहले ना होकर लोग उन नीतियों को पैसों में खरीद लेते थे। जो पूर्व में सरकारें रहीं, उनके बड़े बड़े नेता पैसे लेकर ट्रांसफर करवाते थे, पैसे लेकर भर्तियां करवाते थे। उस जो हरियाणा प्रदेश के ऊपर एक कलंक था, उसको विराम देते हुए हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने पोर्टल के माध्यम से अधिकारियों के, कर्मचारियों के ट्रांसफर करने की जो नीतियां बनाई, उससे पूरा हमारा जो हरियाणा प्रदेश का जनमानस है वो पूरी तरह से खुश हैं। और आप कर्मचारियों से पूछकर देखें, प्रदेश के कर्मचारी, प्रदेश के हमारे अधिकारी, हमारी जो पोर्टल की जो नीति है, पोर्टल के माध्यम से हमारे जो ट्रांसफ़र कराने की जो नीति है, उससे बहुत खुश हैं। और सरकारें हमेशा जो नीतियां बनाती हैं वो लोकतंत्र के लिए बनाती हैं, हमारे जनमानस के लिए बनाती हैं। और जब हमारा जनमानस खुश है तो हमारी सरकार का जो कार्य है, जिसके लिए हरियाणा प्रदेश ने हरियाणा में सरकार बनाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, मैं समझता हूं कि वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया। लास्ट में हिसार एयरपोर्ट के बारे में बता दीजिए, आखिर कब तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा?
हिसार एयरपोर्ट मैं समझता हूँ कि हिसार जिले के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कब होगा? मैं आपकी जानकारी के लिए और हमारे सभी दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दूं कि बहुत ही जल्दी हिसार एयरपोर्ट को लाइसेंस मिलने वाला है। हम्म। और जब यहाँ लाइसेंस, मैं समझता हूँ महीने भर में या पहले तो था कि बहुत जल्दी एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया में आप समझते हैं कि कोई एक छोटी सी भी कमी रह जाती है, बहुत ही सेंसिटिव हम्म। एयरपोर्ट का मसला है, तो उसमें कोई ऐसी कमी ना रह जाए, तो उसमें जो मैं समझता हूँ कि दिनों के माध्यम से जो देरी हो रही है वो आने वाले वक्त में हमारा एक सपना पूरा होगा। और हिसार के वासियों के लिए एयरपोर्ट जब बनकर तैयार होगा तो मैं समझता हूँ कि एक मील का पत्थर यहाँ साबित होगा। और इसका पूरे श्रेय मैं हिसार से हमारे पूर्व में विधायक रहे डॉक्टर कमल गुप्ता जी को देता हूँ। उनकी कड़ी मेहनत की वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट हिसार जिले में बनकर तैयार होगा, जहाँ बहुत सी कंपनियां, बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां यहाँ आकर, बहुत से डंपिंग यार्ड्स यहाँ बनने वाले हैं, जहाँ से बहुत से हमारे नौजवानों को यहाँ से रोज़गार मिलने वाला है। यहाँ पर देश में और विदेशों में जाने के लिए अब दिल्ली के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा रोज़गार के माध्यम से भी मैं समझता हूँ कि यहाँ हिसार में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है हमारे एयरपोर्ट की वजह से। और जो आपका क्वेश्चन था कि कब तक बनेगा, मैं गारंटी तो नहीं देता, लेकिन मैं आपको फिर भी बताना चाहूँगा कि विद इन मंथ हमारा ये सारा काम पूरा होकर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का यहाँ हमारे इसका उद्घाटन करने को जिला हिसार की जनता को सौभाग्य प्राप्त होगा। चलो लास्ट में जो है एक ऐसे जो क्वेश्चन रह गया बीच में मेरा, हिसार मेयर का चुनाव किसे देख रहे हैं? जिसको हरियाणा सरकार जब भी ये मेयर के चुनाव करवाएगी और भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता को जिसको हिसार की जनता चाहेगी, हिसार की जनता समझेगी कि ये नुमाइंदा भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता जीत कर आने वाला है और जीत कर हिसार की जनता की सेवा करेगा, उसी साथी को हम टिकट देने का काम करेंगे। और निस्संदेह जो हिसार जिले में मेयर के चुनाव में मैं 100% आपसे दावा कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता होगा, जिसको टिकट मिलेगी, वो कमल खिलाने का काम करेगा। पार्टी लिस्ट में 2-3 नाम तो चल रहे होंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा संगठन है। यहाँ किसी एक को चुनाव नहीं करना होता है, पैनल बनते हैं, पैनल ना जाएंगे प्रदेश में, जाएंगे प्रदेश संगठन उनको हम राष्ट्रीय हमारी जो कार्यकारिणी है उनके पास भेजकर, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। और यहाँ किसी एक की पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरा बैठ के तय करता है कि कौन कार्यकर्ता चुनाव जीत कर आने वाला है या कौन कार्यकर्ता लोगों की सेवा कर सकता है। ऐसे कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी टिकट देकर मेयर का चुनाव लड़वा कर और हिसार की जनता को की सेवा के लिए जनता को सौंप देगी। एक लास्ट सवाल, हिसार जिले को अगले 5 सालों में क्या कुछ सौगात मिलने वाली है? हिसार जिले को इसके अंतर्गत जितनी विधानसभा आती है नहीं, मैं समझता हूँ विशेष कि आपने सोचा हो? पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्व में भी जो हमारे मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी पूरे प्रदेश को समान भूमिका में, समान तरीके से, बराबर तरीके से सबको आगे बढ़ाने का काम किया है। जहाँ हमारे विधायक नहीं है, उन क्षेत्रों को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बराबर गति से उनका विकास करने का काम किया है। तो बहुत से ऐसे विकास की गति यहाँ हरियाणा प्रदेश को, जो हमारा हिसार जिला है, उसमें भी गति देने का काम हम करेंगे। बहुत सी योजनाएं पाइपलाइन में हैं, वक्त आने पर उनके बारे में मैं आपको बता पाऊंगा। आपने कहा कि जहां हमारे विधायक नहीं है, विनेश फोगाट ने आरोप लगाया कि वो ऑफिसर के पास फोन करती है, उधर से सीएम साहब कर देते कि इनके काम मत करना। नहीं, ये निराधार बातें हैं। और विनेश फोगाट, मैं समझता हूँ कि हमारी बहन बहुत ही, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करूँ तो मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर उनका चेहरा आप पूरा प्रदेश जान चुका है कि किस तरह से उन्होंने झूठे आरोप लगाकर और पूर्व में भी राजनीतिक षड्यंत्र बनाकर अपने एक
खिलाड़ी होने का जो उनको सम्मान पूरे देश की जनता ने दिया था, उसको कैसे राजनीतिक तरीके से उसने ढालने का काम किया, राजनीतिक फायदा उठाने का उसको काम किया, ये देश की जनता जानती है। अशोक सैनी जी जिला अध्यक्ष भाजपा के हमारे साथ थे और इन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपने विचार रखे हैं। आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। सैनी साहब समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।